इस सप्ताह पुतिन ने ऐसी बात कही जो उन्होंने पहले कभी नहीं कही थी। उन्होंने सीधे रूस से बात की और चेतावनी देते हुए कहा कि हमें चिंता करनी होगी और अर्थव्यवस्था से निपटना शुरू करना होगा। इसका मतलब है प्रभाव के लिए तैयार रहें। और यह अब तक कही गई हर बात से अलग है और यह दिखाता है कि रूस एक बहुत ही गंभीर स्थिति में है। काउलन रॉबर्टसन एक आइसलैंडिक पत्रकार है जो यूक्रेन में युद्ध और भू राजनीतिक स्थिति पर नजर रखते हुए काम करते हैं। और जानते हो, वह बिल्कुल सही है। अपने वीडियो में वह रूस में इस समय हो रही एक चिंताजनक बात का उल्लेख करते हैं। वे एंटोन गेराशचेंको द्वारा की गई एक पोस्ट का हवाला देते हैं जो यूक्रेनी राजनेता है और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र के नजदीक है। ब्लू स्काई सोशल नेटवर्क पर की गई पोस्ट में गेराशचेंको ने कुछ चौंकाने वाली बात लिखी। उन्होंने कहा कि पुतिन ने पहली बार अर्थव्यवस्था की समस्याएं स्वीकारी है और अपनी बात के साथ उन्होंने खुद पुतिन का एक वीडियो भी पोस्ट किया। अब खुद के खर्चों के बारे में 63%, यह ज्यादा है या कम? रूस के जीडीपी का 63% रक्षा जरूरतों के लिए निर्धारित है, जो 13 ट्रिलियन और आधा रूबल के बराबर है। और हमारा पूरा जीडीपी तो 223 ट्रिलियन रूबल है। अब 13.5 ट्रिलियन 223 से ज्यादा है या कम? ये कम नहीं है। महंगाई के लिए हमने कीमत चुकाई, लेकिन अब हम उससे लड़ रहे हैं। हाँ, हम जानबूझकर इस दिशा में बढ़ रहे हैं ताकि कुछ मामलों में अर्थव्यवस्था को एक निश्चित स्थिरता मिल सके। रुककर सोचिए कि पुतिन ने अभी क्या कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रूस का रक्षा खर्च लगभग $170 बिलियन है, जो एक बड़ी रकम है। उन्होंने कहा कि हम इसकी कीमत महंगाई से चुका रहे हैं, लेकिन अब हम इससे लड़ रहे हैं। क्या आपने इसकी गंभीरता महसूस की? पुतिन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि अत्यधिक सैन्य खर्च के कारण महंगाई हुई है और अब उन्हें उसी महंगाई से लड़ना पड़ रहा है। क्रेमलिन के जानकार समझते हैं कि ऐसी स्थिति में हालात वाकई गंभीर हो जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पुतिन इस संकट को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं रूस की आधिकारिक जीडीपी के आंकड़े इसका उल्टा दिखाते हैं। साल 2024 में लगभग 4% की वृद्धि। यह कैसे मुमकिन है? अच्छा, इसका जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रूस वास्तव में विकास नहीं कर रहा है, बल्कि स्वयं को ही नष्ट कर रहा है। और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि यह कैसे हो रहा है। आइए तथ्यों से शुरू करते हैं, वे तथ्य जिन्हें पुतिन अब और छुपा नहीं सकते। महंगाई से शुरू करते हैं। आधिकारिक रूप से रूस 9.5% महंगाई दर 2024 के अंत में बताता है। आरबीआई ने साल के लिए शुरू में 8.5% महंगाई का अनुमान लगाया था। अब मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख को उम्मीद है कि महंगाई दर 9.6% और 9.8% के बीच बंद होगी। लगता है सब नियंत्रण में है, लेकिन यहां समस्या है। शोध के अनुसार रूसियों द्वारा महसूस की गई वास्तविक महंगाई दर 16 से 20% के बीच है। सही, यह सरकार द्वारा स्वीकृत आंकड़े का लगभग 2 गुना है। क्या आप अपने देश के साथ कोई समानता देख सकते हैं? और इन कीमतों में बढ़ोतरी के ये खास आंकड़े देखिए। आलू की कीमत 81% बढ़ी है, गोभी में 37% और मक्खन में 36.5% की वृद्धि हुई है। और यही वजह है कि मॉस्को की दुकानों के वीडियो टिकटॉक पर आ रहे हैं। आधा काटा हुआ ब्रेड बेच रहे हैं। यह कोई क्रिएटिविटी नहीं है, उन्हें नए हालात के हिसाब से खुद को ढालना पड़ रहा है। और इस बेकाबू होती महंगाई से निपटने के लिए रूसी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर 21% कर दी है। 21%। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यह बहुत ही ज्यादा दर है और इससे सिविल सेक्टर में कोई भी निवेश करने से लोग हतोत्साहित होते हैं। यह ऐसे है जैसे पूरी ताकत से अर्थव्यवस्था का हैंडब्रेक खींच दिया गया हो। यदि आपको लगता है कि इसका पर्याप्त प्रभाव नहीं है, तो इसे भी ध्यान में रखें।
खुद पुतिन ने भी सार्वजनिक रूप से सेंट्रल बैंक से दूसरी हल तलाशने को कहा है। सेंट्रल बैंक क्लिनिकल रेट बढ़ाने से अलग कुछ उपकरणों का इस्तेमाल अधिक प्रभावी और शीघ्र आरंभ कर सकता था। जब पुतिन जैसे सत्तावादी नेता सार्वजनिक रूप से अपने देश के सेंट्रल बैंक के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। हम यहां काल्पनिक आंकड़ों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। रूसी सरकार अब खुद सच्चाई को स्वीकार कर रही है। अर्थव्यवस्था मंत्री मैक्सिम रेचेतनिकोव ने कहा कि देश मंदी के कगार पर है। स्पेयर बैंक के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि रूस एक परफेक्ट स्टॉर्म की ओर बढ़ रहा है, और यह सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है। स्पेयर बैंक ने 2024 में नए नागरिक व्यवसायों को एक भी रूबल उधार नहीं दिया। शून्य। सारे संसाधन युद्ध उद्योग को समर्थन देने के लिए लगाए गए। अब रुक कर सोचिए, रूसियों द्वारा इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना दर्शाता है कि निजी स्थिति पहले से ही विनाशकारी हो चुकी है। लेकिन मुझे पता है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अगर स्थिति इतनी खराब है तो कुछ समय पहले घोषित किए गए 4% जीडीपी वृद्धि को कैसे समझाया जाए। इसका जवाब कैनिबल इकोनॉमी में निहित है, जैसा कि कई लोग इसे कहते हैं। मैं आपको इस शब्द के पीछे का कारण समझाऊंगा। एक देश की कल्पना कीजिए जो विभाजित है। एक ओर सैन्य उद्योग पूरी क्षमता से काम कर रहा है, कारखाने 24 घंटे चल रहे हैं, श्रमिकों को आकर्षित करने हेतु वेतन 30% से 60% तक बढ़ाए जा रहे हैं। नागरिक क्षेत्र बिगड़ता जा रहा है, न कर्ज है और न ही निवेश। रूस संसाधनों से वंचित है। 2024 में रूसी सैन्य खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 8.7% तक पहुंच जाएगा। यह स्तर सोवियत संघ विघटन के बाद कभी नहीं देखा गया था। यह पूरे राष्ट्रीय बजट का लगभग 1/3 है और रूस के आधुनिक इतिहास में पहली बार सामाजिक खर्च से भी अधिक है। यह विकृत अर्थव्यवस्था अब और बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही है। युद्ध एक छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश को सालाना $200 अरब का खर्च करवा रहा है, और सबसे बुरी बात यह है कि ये खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि रूस अपने बेहद महंगे सैन्य उपकरण खो रहा है, जिन्हें वह फिर से हासिल नहीं कर पा रहा है। युद्ध के मैदान का अवलोकन करें। रूस को सैन्य उपकरणों का नुकसान हो रहा है, एक चिंताजनक गति से। और यह विशेष रूप से उच्च तकनीक प्रणालियों के लिए सच है, जैसे कि वायु रक्षा बैटरियां S-400। इनमें से हर बैटरी की कीमत करोड़ों डॉलर होती है। पिछले हफ्ते आए वीडियो देखे क्या आपने? S-400 सिस्टम, जिन्हें यूक्रेन के मिसाइलों और ड्रोन द्वारा क्रीमिया में लगातार नष्ट किया जा रहा है। मिनटों में वे धुएं से भरे कबाड़ बन गए। रूसियों के लिए स्थिति और भी बिगड़ सकती है। प्रतिबंधों और एक कमजोर औद्योगिक आधार के कारण ये उन्नत सिस्टम बेहद मुश्किल, अगर नामुमकिन नहीं तो जल्दी से बदले नहीं जा सकते। जिन फैक्ट्रियों में इन्हें बनाया जाता था वे पश्चिमी कंपोनेंट्स पर निर्भर थीं, जो अब उपलब्ध नहीं है। इन नुकसानों से निपटने के लिए रूस की रणनीति सोवियत युग के शस्त्रागार में गोता लगाना रही है। हजारों पुराने टैंक, बख्तरबंद वाहन और तोपखाने के पुर्जे गोदामों से निकाले जा रहे हैं, जल्दी जल्दी फिर से तैयार किए जा रहे हैं और युद्ध के मोर्चे पर भेजे जा रहे हैं। यह तरीका मैदान में उपकरणों की संख्या बनाए रखने की अनुमति देता है, लेकिन गुणवत्ता में काफी गिरावट के साथ। जबकि यूक्रेन को रिमार्स जैसे आधुनिक सिस्टम मिल रहे हैं, रूस अब दशकों पुराने उपकरणों जैसे पैट्रियट्स और F-16 पर अधिक निर्भर हो रहा है।
यह एक आधुनिक स्मार्टफोन और 80 के दशक के फोन के बीच की लड़ाई जैसी है। लेकिन रूस के लिए इससे भी ज्यादा चिंता की बात है। सोवियत भंडार हमेशा के लिए नहीं टिकेंगे। पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि सोवियत युग के प्रमुख उपकरणों का रूसी भंडार 2025 के मध्य या अंत तक काफी हद तक खत्म हो जाएगा। उस बिंदु से रूस की क्षति की भरपाई करने की क्षमता पूरी तरह से मौजूदा औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर करेगी, जो कि धीमा है और प्रतिबंधों के कारण सीमित है। समस्या केवल सामग्री की नहीं, मानवीय भी है। समूह का ध्यान दें, आगे चौराहा पार करें। आक्रमण की शुरुआत से ही 17 लाख से अधिक युवा रूस से भाग चुके हैं। यह प्रतिभाओं का अपूरणीय नुकसान है। इंजीनियर, प्रोग्रामर, विशेषज्ञ तकनीशियन, यही वे लोग हैं जो रक्षा उद्योग को चालू रख सकते थे। जो लोग रुके हैं या तो सेना में भर्ती कर लिए गए हैं या केवल युद्ध मशीन के लिए काम कर रहे हैं। परिणाम विनाशकारी है। हम एक जबरदस्त कुशल श्रमिकों की कमी की बात कर रहे हैं, जैसे कि निर्माण, परिवहन और तकनीक क्षेत्रों में। इस कहानी में एक और रोचक पहलू भी है। पुतिन रूस को पश्चिमी देशों पर निर्भरता से मुक्त करना चाहते थे। परिणाम ठीक इसके विपरीत हुआ। उन्होंने अपने देश को चीन पर बेहद निर्भर बना दिया। देखिए, रूस और चीन के बीच व्यापार 2024 में 245 अरब डॉलर तक पहुंच गया और इसके साथ ही चीन रूस का एक बिल्कुल अनिवार्य आर्थिक साझेदार बन गया। लेकिन धोखा मत खाइए, यह ऐसा गठबंधन नहीं है जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो। बराबर रूप से रूसी अर्थव्यवस्था अब चीनी अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक अंश भर है और निर्भरता लगभग पूरी है। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोचिप्स, अमेरिकी माइक्रोचिप्स रूसी मिसाइलों में इस्तेमाल होते हैं? इस यूक्रेनी सेना की रिसर्च टीम ने सबूत जुटाए हैं कि रूसी हथियारों में आमतौर पर विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोचिप्स, कैमरे, एंटेना और प्रोसेसर शामिल होते हैं, लेकिन वे वहां चीन के जरिए पहुंचते हैं। और अब रूस तकनीक और जरूरी कंपोनेंट्स के लिए पूरी तरह से चीनियों पर निर्भर है। पश्चिम से स्वतंत्रता पाने की चाह में पुतिन ने रूस को और अधिक खतरनाक निर्भरता में डाल दिया। रूस की सैन्य उद्योग को बनाए रखने की क्षमता अब उसके हाथों में नहीं, बल्कि चीन के हाथों में है। अगर चीन समर्थन रोकने का निर्णय ले तो रूसी युद्ध मशीन ठप हो जाएगी। और इसमें सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि रूस को कमजोर करने वाले प्रतिबंधों ने उसकी निर्भरता को और बढ़ा दिया। अब रूस को जरूरी वस्तुओं के लिए बिचौलिया देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण चाहिए? युद्ध शुरू होने के बाद से जर्मन कारों का किर्गिस्तान को निर्यात 5100% बढ़ गया है। अंदाजा लगाओ कि ये कारें बाद में कहां जाती हैं। सीधे रूस के लिए। प्रतिबंधों को दरकिनार करने वाली यह प्रणाली रूस को महंगी, अक्षम और पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है। पुतिन ने अपनी अल्पकालिक स्वतंत्रता के बदले स्थायी अधीनता स्वीकार कर ली है। अब शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। चलिए उस गणित पर ध्यान दें जो सब कुछ अस्थिर करता है। युद्ध आज लगभग 200 अरब प्रतिवर्ष खर्च कर रहा है। रूस के पास 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। रूसी सैनिकों को प्रतिमाह $2500 मिलते हैं, जो उनके गरीब क्षेत्रों के औसत वेतन का 10 गुना है। वे सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं। अगर पैसा खत्म हो गया तो उनकी प्रेरणा भी खत्म हो जाएगी। ब्याज दर, नागरिक कर्ज और 20% महंगाई को देखते हुए इन वेतनों का भुगतान जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। युद्ध के मैदान में हर S-400 या S-500 सिस्टम के नष्ट होने का मतलब है सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान, जिसे वापस नहीं पाया जा सकता। संक्षेप में, रूस समय की कमी से जूझ रहा है और अपने संसाधनों के समाप्त होने से पहले
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, पूरी तरह खत्म हो जाए। डोमिनोज पहले ही गिरने लगे हैं, बस धीमी गति में। प्रत्येक बीतते महीने के साथ नागरिक अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, चीन पर निर्भरता बढ़ रही है, सैन्य भंडार घट रहे हैं और मानव पूंजी का क्षरण हो रहा है। और पुतिन, ठीक है, पुतिन अब इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते। सवाल यह नहीं कि रूस कब ढहेगा, बल्कि यह है कि रूसी लोग कब समझेंगे कि उनकी लीडरशिप ने उन्हें गरीबी और निर्भरता की पूरी पीढ़ी के लिए मजबूर किया है। इस हफ्ते के संकेतों से लगता है कि वे अब यह समझना शुरू कर चुके हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं? आज देखे गए घटनाक्रम के आधार पर आप लोगों के विचार में रूस कितने समय तक इस स्थिति को संभाल पाएगा, इससे पहले कि सच्चाई को छिपाना असंभव हो जाए? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको रूस में वास्तव में क्या हो रहा है इसे बेहतर समझने में मदद की है, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। गुणवत्ता वाली जानकारी का प्रसार होना चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, ताकि आप आगामी सामग्री न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।